नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज बात कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की खास तौर से इसलिए कि कांग्रेस की कमजोरी का मुख्य कारण क्या है। तो मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की कमजोरी का जो सबसे बड़ा कारण है वह है उसके वामपंथी सलाहकार। वामपंथी सलाहकारों की यह एक ऐसी कोठरी है जिसमें कांग्रेस का पूरा नेतृत्व घिर चुका है और बल्कि यूं कहें कि वो उनके मकड़जाल में फंस चुका है। इस पूरी कोठरी ने इस तरह से जकड़ रखा है कांग्रेस नेतृत्व को कि वह सच्चाई का सामना करने के लिए ही तैयार नहीं है। अगर कांग्रेस का यही हाल बना रहता है तो फिलहाल कांग्रेस का कोई उद्धार होता दिख नहीं रहा है। इसकी एक वानगी कल देखने को मिली जब मानक गुप्ता जो न्यूज़ 24 पर आते हैं अपना एक शो लेकर के राष्ट्र की बात, तो वो एक कार्यक्रम कर रहे थे जिसमें उन्होंने किसी राजनेता या किसी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं बैठाया था। यद्यपि टेक्निकली ये बात सही है, लेकिन उसमें एक प्रवक्ता बैठे हुए थे, अब नाम नहीं लूंगा मैं उनका। वो कथित पत्रकार हैं लेकिन असल में वो कांग्रेस के प्रवक्ता है। तो उन्होंने 5 लोगों को बैठाया हुआ था जिनमें से 3 घोषित रूप से पत्रकार हैं, एक सीएसडीएस के विशेषज्ञ थे जो राजनीतिक समीक्षाएं करते हैं, और एक अन्य थे वो भी राजनीतिक समीक्षक हैं और विशेष रूप से वामपंथी विचारधारा वाले हैं। तो जो 5 लोग बैठे हुए थे, तो उनमें से एक पत्रकार महोदय घोषित रूप से बीजेपी के समर्थक थे, एक पत्रकार महोदय न्यूट्रल थे, और जो सीएसडीएस के थे समीक्षक, उनको आप न्यूट्रल मान सकते हैं, मान सकते क्या, वो हैं न्यूट्रल। और 2 लोग थे जो वामपंथी विचारधारा के थे, जिनमें वैसे तो दोनों ही पत्रकार हैं लेकिन एक घोषित रूप से पत्रकार हैं और एक समीक्षक के रूप में काम करते हैं। तो ये दोनों ही वामपंथी उस चर्चा में यह मानने को तैयार नहीं थे कि कांग्रेस गलत मुद्दों और गलत रास्ते के सहारे बीजेपी का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। वो ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि मोदी की मतदाताओं में लोकप्रियता है। उल्टा वो ये मानते हैं कि मोदी जो चुनाव जीतते हैं वो सोशल मीडिया, और खास तौर से सोशल मीडिया पर जो पेड कैंपेन करती है बीजेपी, उसके सहारे चुनाव जीतते हैं। उनका मानना यह है कि सोशल मीडिया पर जो भी आदमी बीजेपी के पक्ष में या वर्तमान विपक्षी पार्टियों के विरोध में कोई बात बोलता है तो वह पेड एजेंट है भारतीय जनता पार्टी का। तो एक तो उनका ये मानना है। दूसरा उनका ये मानना है कि जो चुनाव वर्तमान में जीते जा रहे हैं वह पैसे के दम पे जीते जा रहे हैं। पैसे से एक तंत्र खड़ा किया जा रहा है और उससे प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उससे चुनाव जीता जा रहा है। जिसमें उनका तर्क ये था कि जो राजनीतिक चंदा आ रहा है वह बीजेपी के पक्ष में बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा का मतलब उनका तो कहना यह था कि कई बार 90% या उससे भी ऊपर होता है, अदरवाइज 70% से कम तो बीजेपी के पक्ष में होता ही नहीं है। तो जो राजनीतिक चंदा है उसके सहारे। अब यहाँ पर 2-3 बिंदु हैं। अगर देखा जाए तो राजनीतिक दलों को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए, इन पर
जन समर्थन एकत्र करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो कर रही है उससे उसका उद्धार तो फिलहाल होता दिख नहीं रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को बार बार लॉन्च कर रही है, उससे भी कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कोई नया व्यक्ति सामने नहीं आ पा रहा है जिसके लिए कहा जा सके कि वह कांग्रेस पार्टी को भविष्य में नेतृत्व दे सकता है। राहुल गांधी, जिनको पिछले 10-15 साल में लोग समझ चुके हैं, खासतौर से इधर 10 साल में, कि उनके अंदर मैच्योरिटी नाम की चीज नहीं है। वो हवाई बातें करते हैं, बेवकूफाना मुद्दे उठाते हैं, जनता से जुड़ने के लिए मूर्खतापूर्ण प्रयास करते हैं, जो कि हो सकता है कि वह गंभीरता से करते हों, लेकिन आम जनता की निगाह में वह हास्य के पात्र बन जाते हैं। अब सोचने वाली बात है कि एक सामान्य राजनेता स्टेशन पर जाता है और एक कुली का बैग अपने सिर पे रखकर 4 कदम चलता है, फोटो खिंचाता है, तो इससे किसकी सिंपैथी उसके प्रति जागेगी? क्यों जागेगी? भाई ऐसा तो है नहीं कि वो ये कह दें कि चलिए अच्छा, आज से मेरी जगह पर ये कुली जिसका मैंने बोझ उठाया है, ये कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेगा और मैं वो कुली का काम करूंगा। ऐसा तो है नहीं। आप केवल फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए ये सब कर रहे हैं। आप खेत में जाते हैं, आपकी टी शर्ट में माइक लगा होता है, खेत के बाहर कैमरामैन खड़े होते हैं, आप धान के 2 पौधे रोपते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उसको प्रचारित करते हैं। क्या फर्क पड़ता है किसी को? क्या उससे आप किसान हो जाते हैं? आप ट्रक ड्राइवर के पास जाते हैं, ट्रक के केबिन में बैठते हैं और बताते हैं कि आज मुझे पता चला है कि ट्रक वालों को इस तरह की दिक्कत होती है। तो जो आदमी भारत जैसे देश में 50 साल की उम्र तक यह न जान पाया कि ट्रक ड्राइवर्स को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और आज वह जान रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि उसने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली है। आप मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास जाते हैं, किसको नहीं पता कि मोटरसाइकिल का मैकेनिक किस तरीके से काम करता है? तो इन सब मूर्खतापूर्ण प्रयासों से कोई भला नहीं होने वाला कांग्रेस का। अब मुद्दे कौन से उठाने चाहिए, किन चीजों से जनता बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, अगर आप उन वास्तविक मुद्दों को उठा करके प्रयास करेंगे तो जनता आपके साथ जुड़ेगी। हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको जगह जगह आंदोलन करने पड़ेंगे, लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, सड़कों पर धरना प्रदर्शन करना होगा, छोटे छोटे क्षेत्रों में करना होगा। वो तो आप करते नहीं हैं। सरकार जो जनता के हित की योजनाएं चलाती है उसका आप मखौल उड़ाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी का हर प्रवक्ता हर राजनीतिक डिबेट में एक बात यह लेकर के आता है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो चलाई गई थी कोविड में, उसको उसका कांग्रेस का हर प्रवक्ता मजाक उड़ाता है। शुरुआत भी कांग्रेस ने ही करी थी, और अभी स्थिति यह है कि लगभग पूरा विपक्ष उसी तरह की बातें कर रहा है। तो सवाल यह है कि क्या वास्तव में जो 80 करोड़ 85 करोड़ जितना भी है संख्या, जिन लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, तो वह 5 किलो अनाज, क्या वास्तविक स्थिति ये है कि 80 करोड़ लोग खरीद कर खाने की स्थिति में नहीं है? ऐसा नहीं है। होंगे 20 करोड़ होंगे, 25 करोड़ होंगे, 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, लेकिन 80 करोड़ लोग इस स्थिति में नहीं है। इसमें भी एक बहुत बड़ी मूर्खता कांग्रेस की यह है कि 3 साल हो गए, और 3 साल, 3 क्यों बल्कि अब तो 4 साल हो गए, 24 चल रहा है, तो 4 साल में कांग्रेस पार्टी जनता को यह नहीं बता पाई
कि जिस अन्य योजना को प्रधानमंत्री ने अपनी योजना बता करके और यह बता करके कि हम फ्री में दे रहे हैं, यह योजना तो कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से चला रही है। अंतर सिर्फ इतना था कि उसमें 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल, या कुछ राज्यों में उल्टा हो सकता है कि कुछ राज्यों में 3 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल दिया जाता हो। तो वास्तव में वर्तमान सरकार ने क्या किया? वास्तव में केवल अगर 5 किलो अनाज मिल रहा है और आप एक एवरेज ले लें 2 और 3 का, 2.5 किलो, 2.5 रुपए का, तो 12.5 रुपए की छूट और दे दी। बाकी तो पहले से ही मिल रही थी। लेकिन कांग्रेस के मूर्ख प्रवक्ता आज तक यह बात डिबेट्स में नहीं ला पाए हैं और जनता को नहीं समझा पाए। क्यों नहीं समझा पाए हैं? क्योंकि योजना तो आप लाए थे, लेकिन उस योजना को आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे। और योजना भी आप योजना नहीं, आप अधिनियम लेकर के आए थे। आपने एक कानून बनाया था और उस कानून तो आपने बना दिया, कानून इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन उसका जो सिस्टम था उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। आप लोगों के राशन कार्ड नहीं बनवा पाए। आप लोगों को सीधे सीधे उनके हित में या तो अनाज नहीं दे पाए, या उसके बदले आप पैसे दे सकते थे। अगर आप अनाज नहीं दे रहे तो पैसे नहीं दे पाए। कुल मिलाकर के आप अधिनियम लेकर के आए, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में इतने झोल थे कि आप उस चीज को आज जनता से कहने की स्थिति में नहीं है। और अगर आप जनता से कहने जाएंगे तो जनता आपको दौड़ा भी सकती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए कि किसी आदमी को, वह गरीब है, मध्यम वर्गीय है, अगर उसको सरकार से किसी तरह का लाभ मिल रहा है और आपके प्रवक्ता बैठकर उसका मजाक उड़ाएंगे, तो जो आदमी लाभ ले रहा है, जो लाभार्थी है, क्या वह ऐसा नहीं महसूस करता है कि उसका अपमान किया जा रहा है? 80 करोड़ लोगों में, जैसा भी मैंने बताया, जो अनाज वाला था, कि 80 करोड़ लोगों में 40 करोड़ हो सकते हैं जेन्युइन हो, लेकिन बाकी के 40 करोड़ आराम से खरीद के खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कल योजना बंद कर दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि मिल रहा है लोगों को मुफ्त में, तो उन लोगों को लगता है कि ये लोग हमारा मखौल उड़ा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। अगर किसी को मकान बनाने के लिए गांव में 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, जो भी अमाउंट मिलता मिलता है, मिला है, शहर में 2.5 लाख रुपए अमाउंट मिलता है, वो मिला है, तो आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। और अगर आप मजाक उड़ाएंगे तो उसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आप उसमें खामियां ढूंढिए कि उसमें खामियां क्या हैं। अगर सरकार की तरफ से नहीं है तो बीच में क्या हो रही हैं, उनके सबूत इकट्ठे कीजिए। उनको लेकर के आप संसद में प्रश्न उठाइए। उनको लेकर के अगर बात आपकी नहीं बनती संसद में, आप अदालत में जाइए। अब यहां पर मैंने 2-3 पॉइंट लिए हैं बहुत सारे मुद्दे। अगर राजनीतिक दल चाहें तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे उठा सकते हैं, लेकिन 2-3 पॉइंट मैंने लिए हैं। पहला, मैं बात करूंगा रेलवे की। रेलवे में पिछले 10 सालों में, मतलब 2014 के बाद से, बहुत ही व्यापक सुधार हुआ है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपकी ट्रेन्स अंदर से बहुत साफ हो गई हैं। जो गंदगी फैली रहती थी ट्रेन्स में, वह पहले की अपेक्षा अब शायद 15-20% ही रह गई है, 25% मान लीजिए। जो स्थिति 2013-14 में हुआ करती थी, उसकी अपेक्षा शायद 20-25% ही रह गई होगी। आप स्लीपर क्लास में जाइए, एसी में तो पहले भी स्थिति ठीक ठाक रहती थी, अब और अच्छी रहने लगी है। जनरल की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, खराब है। आप उसको उठाइए, मुद्दा बनाइए। आप क्यों नहीं मुद्दा बनाते हैं? भारत में 2 करोड़ से ज्यादा आदमी प्रतिदिन यात्रा करता है। अगर आप उससे मुद्दा बनाएंगे तो वह आम आदमी का मुद्दा बनेगा। आम आदमी आपके साथ खड़ा होगा। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि जनरल डिब्बों की। दूसरा,
ज्यादातर लंबी दूरी की ट्रेन में जनरल डिब्बों की कमी होती है, उसको लेकर के आप मांग नहीं उठाते। रेलवे ने जो प्रक्रिया शुरू की है, उसमें आप देखेंगे कि कुछ साल पहले तक जिन ट्रेनों में 10-10, 12-12 डिब्बे स्लीपर क्लास के होते थे, उनको घटा करके 4-5 तक सीमित कर दिया गया है और उसके बदले में एसी क्लास के डिब्बे बढ़ा दिए गए हैं। अब आप सोचिए कि एक आदमी जो एक 400, 500, 600 किलोमीटर की यात्रा 250, 300, 350, 350 रुपए में कर लेता है, उसी आदमी को उसी यात्रा का 1400, 1500, 1700, 1800 रुपए देना पड़ रहा हो, तो उसके लिए कितना महंगा पड़ता है। हर आदमी की क्षमता तो है नहीं कि वो स्लीपर में चला जाए। अगर कोई आदमी माफ कीजिएगा कि वो एसी क्लास में चला जाए, अगर कोई आदमी 300 रुपए में स्लीपर क्लास में 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर की यात्रा करके जा सकता है और उसी आदमी को केवल इस वजह से मजबूर होना पड़े कि स्लीपर में उसके पास टिकट अवेलेबल नहीं है या टिकट मिल नहीं रहा है, जनरल की हालत इतनी खराब होती है कि 8 घंटे, 9 घंटे जनरल में यात्रा करना मुश्किल है, तो उस आदमी के पास दूसरा कोई उपाय नहीं बचता कि वो एसी 3 टायर में जाए। अब उसका किराया आपने बना रखा है 1500, 1700, 1800 रुपए। अब इतने महंगे किराए में आदमी कैसे जाएगा? आप संसद में ऐसे मुद्दों को उठाना नहीं चाहते हैं। एक बहुत ही छोटा मसला है कि जितनी पैसेंजर ट्रेन चल रही थी पूरे भारत में, कोविड काल में जब ट्रेन बंद हुई, उसके बाद जब आपने ट्रेन शुरू करी, तो उन ट्रेन में आपने उन पैसेंजर ट्रेनों को स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में बदल दिया। उसके लिए आपको करना क्या पड़ा? केवल ट्रेन के नंबर को चेंज करना पड़ा। ना तो उसमें आपने कोई फैसिलिटी बढ़ाई, ना उसकी कोई स्पीड बढ़ी, ना उसके स्टॉपेज इस तरह के हुए कि कहीं घट जाए। आप एक पैसेंजर ट्रेन में जो सुविधा पैसेंजर ट्रेन में पहले से मिलती थी, उस ट्रेन को आप स्पेशल एक्सप्रेस बना करके चला रहे हैं और 2 गुना किराया वसूल कर रहे हैं। जिस जगह का किराया 15 रुपए लगता था, वहां का आप 30 रुपए ले रहे हैं। मिनिमम किराया आपका 30 रुपए है, जो एक समय पर मिनिमम 10 रुपए हुआ करता था। कितने राजनीतिक दलों ने इस बात को संसद में उठाया, सड़क पर उठाया? अगर उठाया हो तो बताइए। जनता आपके साथ क्यों जुड़ेगी? दूसरा, अब अन्य राज्यों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई, तो उन्होंने एक स्कीम लाई, गड्ढा मुक्त सड़क। अब ये गड्ढा मुक्त सड़क एक ऐसी स्कीम है जो हर जगह भ्रष्टाचार लेकर घूम रही है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस फिलहाल उसके साथ एक कथित गठबंधन में है, जो आने वाले समय में चुनाव लड़ने वाला है। ना तो कांग्रेस और ना ही समाजवादी पार्टी, दोनों ही इसे मुद्दा बना पा रहे हैं। सड़क टूट जाती है, काफी काफी टूट जाती है, गड्ढा मुक्त के नाम पे उस पे बहुत छोटा, बहुत थोड़ा काम करके अच्छा खासा पैसा पास करा लिया जाता है। लोकल सड़कें अधिकांश जगहों की, आप शहर के बीचों बीच की बात छोड़ दीजिए, बाकी आप किसी शहर के आउटर एरिया में देख लीजिए, आप किसी कस्बे में देख लीजिए, जहां या गांवों की जो सड़कें हैं, जहां गड्ढा मुक्त के नाम पे काम हो रहा है, वहां केवल खाना पूर्ति हो रही है। क्या इस पर आप इसको आपने मुद्दा बनाया? इस पर आपने कोई आंदोलन खड़ा किया? सरकार की कान खिंचाई की? क्यों आपको पब्लिक वोट देगी? अखिलेश यादव के पास एकमात्र काम यह है कि अगर रोडवेज की कोई बस खराब हो जाए और 4 या 10 पैसेंजर उतर के उसमें जरा सा धक्का लगा दें, तो वो उसको ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर उसको डालेंगे। उससे किसके ऊपर फर्क पड़ता है? क्या उससे जनता आपके साथ जुड़ेगी? तो ये आप नहीं कर सकते। एक और जो मेरी निगाह में बहुत बड़ा मुद्दा है, एक नहीं बल्कि दो है। एक है जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में सरकार का दावा है, अब तो शायद 45 करोड़ का वो दावा करते हैं कि 45 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं। अब आप सोचिए कि
140 करोड़ के देश में 45 करोड़ मुद्रा लोन का मतलब ये कि आपने हर तीसरे आदमी को मुद्रा लोन दिया है। अगर इसे ये भी कह लें कि हर आदमी को आपने कम से कम 2 बार भी दिया है, अगर ये भी मान लें, तो भी लगभग 20-22 करोड़ लोगों को बनता है जाकर के। 20 करोड़ लोगों को ही मान लें तो हर 7वां आदमी मुद्रा लोन लिए बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि कोई भी आदमी अपने किसी भी क्षेत्र में निकल जाएगा, अपने घर के आसपास, अपने मोहल्ले में, कहीं भी, अगर वो 70 आदमी से भी बात करेगा तो शायद एक आदमी नहीं मिलेगा जिसने मुद्रा लोन लिया होगा। तो सरकार ये आंकड़ा मुद्रा लोन का लाती कहां से है? जाहिर सी बात है कि फर्जी आंकड़े नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुद्रा लोन हुए हैं। मुद्रा लोन हुए हैं तो किसके हुए हैं, कितनी बार हुए हैं, उसमें जो टैक्स रिबेट मिलती है उसका फायदा कौन उठा रहा है, आखिर ये राजनेता करते क्या है, इसको मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। मुद्रा लोन के नाम पे जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं खुल के कह रहा हूं, जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो लोग संसाधन युक्त हैं उनको इस पर बात करनी चाहिए। एक अन्य मसला है कि प्रधानमंत्री आवास योजना वाला। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। राजनेताओं को चाहिए कि वो इस पर गांव-गांव जाकर, चाहे वह आदमी ऐसा हो जिसका लोन हो चुका हो, मकान बन चुका हो, या ऐसा हो जिसका होने वाला हो, कम से कम होने वालों को तो वो छोड़ दें, लेकिन जिनका हो चुका है उनसे बात करें, उनके वीडियोस बनाएं, किसने पैसा लिया उसकी जानकारी करें। अभी हाल में एक वीडियो आया था और मजाक बना करके छोड़ दिया। क्या इतना आसान मुद्दा था? इतने करोड़ मकान बने हैं पूरे भारत में, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, आवास में जो सहायता योजना है उसके तहत बनाए गए हैं। उसमें शुरू से गांवों में 15,000 से लेकर के 25,000 रुपए तक लिए गए हैं लोगों से, और शहरों में लोगों से 20,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक की रकम घूस में ली गई है। सबको पता है, लेकिन कोई इस पर राजनीतिक दल कुछ भी नहीं करना चाहता। वो केवल ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, लड़ाई जीतना चाहते हैं, और उसी का नतीजा है कि जनता उनके साथ नहीं जुड़ रही है। महंगाई के नाम पे वो ज्यादा से ज्यादा गैस सिलेंडर लेकर के आते हैं, और कभी कभार किसी चीज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जो हर 2-4 साल में ऑफ सीजन होने पर, या कोई प्राकृतिक स्थिति उत्पन्न हो जाने पर सब्जी वगैरह के दाम बढ़ जाते हैं, तो उसके अलावा आप महंगाई को लेकर के किसी चीज को मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई एक चीज में नहीं है। आप पेट्रोल पेट्रोल चिल्लाते थे, सरकार ने पेट्रोल का दाम बढ़ाना बंद कर दिया। गैस के दाम लगभग स्थिर हैं। बीच में कुछ गिरा दिए तो लोगों को लगा कि नहीं यार, कुछ तो सरकार ने गिराया है। महंगाई केवल उसमें नहीं है। महंगाई सब्जी में है, महंगाई दाल में है, महंगाई खाद्य तेल में है, महंगाई आटा में है, महंगाई घर बनाने के सामान में है, प्लास्टिक में आप देखिए कितनी महंगाई है। तो आप उसको मुद्दा क्यों नहीं बनाते? उसको लेकर के क्यों नहीं सरकार के सामने खड़े होते? जब तक कांग्रेस वास्तविक हकीकत को नहीं समझेगी, जमीनी चीजों को नहीं समझेगी, और वामपंथियों के चक्कर में पड़ी रहेगी, हिंदू मुसलमान करती रहेगी, मंदिर मस्जिद करती रहेगी, और जो एक अभी उन्होंने हाल में नया शुरू किया है मोहब्बत की दुकान, तो ये मोहब्बत की दुकान में वो केवल फूल ही बेचते रह जाएंगे। इसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। मुझे तो हद तब लगती है कि चलो राहुल गांधी की तो बात समझ में आती है कि राहुल गांधी मेरी निगाह में तो मतलब एक मंदबुद्धि टाइप का, अगर कहा जाए राजनीतिक दृष्टि से, तो उस टाइप के आदमी हैं। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा सीनियर नेता मोहब्बत की दुकान जैसी बातें संसद के अंदर करता है, तो ये लगता है कि कांग्रेस को तो लगता है किसी एक कुएं का पानी पी रहे हैं जिसमें भांग पड़ी हुई है। अब अगर कुएं में ही भांग पड़ी हुई है तो फिर तो सबको नशे में घूमना ही है। आप मुद्दों को मुद्दा नहीं बनाते हैं, बेमतलब की बातों को मुद्दा बनाते हैं, फिर कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, ये हो गया, वो हो गया।
और यही ईवीएम आपकी ना तेलंगाना में हैक होती है, ना हिमाचल प्रदेश में हैक होती है। जब आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीतते हैं, जीत तब नहीं होती है, हार जाते हैं तो हैक हो जाती है। कर्नाटक आप जीतते हैं तो ईवीएम सही है, मध्य प्रदेश आप हार जाते हैं तो ईवीएम हैक हो जाती है। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं होता। कांग्रेस पार्टी 2024 का चुनाव तो लगभग हार चुकी है, लेकिन अगर आने वाले विधानसभा चुनाव और अगले लोकसभा चुनाव में उसे एक मजबूत पार्टी बनकर उभरना है, तो उसे जमीन पर उतरकर जमीनी मुद्दों को लेना पड़ेगा। उसे अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं से सलाह लेनी पड़ेगी। कार्यकर्ता जिस मुद्दे को बताएंगे कि ये मुद्दा होना चाहिए, उसको उठाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मैं तीसरी बार उस वाक्य का प्रयोग कर रहा हूं कि कांग्रेस का उद्धार नहीं होने वाला है। आज के वीडियो में इतना ही। कृपया इस चैनल को देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।